नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश से एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सुल्तान के कार्यों का दिए गए कार्यों का निर्वहन करते थे उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, जैसे इसके पहले हम लोगों ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हम लोगों ने सद्र उस सुदूर को पढ़ा, जिसके बारे में हमने बताया था कि धर्म एवं दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। साथ ही साथ राज्य के उन नियमों का जो है व्यवहार में पालन लाने हेतु इसका विशेष योगदान होता है। साथ ही साथ मस्जिदों को, मदरसों को, मकतबों को, इन सब के निर्माण हेतु जो है धन की व्यवस्था भी कौन कराता है? सद्र उस सुदूर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो पद है ये प्रायः जो है उस जिस राजा का या जिस सुल्तान का शासनकाल रहता है उसमें ये पद उसी को दिया जाता है प्रायः जो वहां का प्रधान काजी होता है। ठीक है, ये दोनों पद प्रायः एक ही व्यक्ति के पास होता है। इसके बाद हम लोगों ने काजी उल कजात को पढ़ा, जो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है सुल्तान के पश्चात के बाद। इसके बाद हम लोगों ने बरीद मुमालिक को पढ़ा। बरीद मुमालिक का काम क्या था? गुप्तचर तथा डाक विभाग का यह अध्यक्ष होता था। इसके अनेक गुप्तचर संदेहवाहक होते थे और कई डाक चौकियां इसके अधीन हुआ करती थी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहां तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन दरबार से संबंधित अन्य पदाधिकारी। ठीक है, हम लोग यहां से आज शुरू करेंगे। सल्तनत कालीन दरबार के अन्य पदाधिकारी। या यहां हम बढ़ा सकते हैं संबंध दरबार से संबंधित, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब इसमें हम लोग देखेंगे वकील ए दर। पहला नाम आता है वकील ए दर। वकील ए दर, ठीक है, वकील ए दर। शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील ए दर। क्या? शाही महल एवं सुल्तान को क्या चाहिए? व्यक्तिगत सेवा। सेवाओं की देखभाल जो है कौन करता था? वकील ए दर करता था। आप देखेंगे शाही आदेशों का प्रसार, इसके साथ ही साथ शाही आदेशों का प्रसार एवं उसका क्रियान्वयन इसी के माध्यम से, वकील ए दर के माध्यम से ही किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बार बक। किसको देखेंगे? बार बक को देखेंगे। ठीक है, वकील ए दर के बाद बार बक। ठीक है, बार बक का कार्य था उस शाही दरबार की शान शौकत, रस्मों एवं मर्यादाओं की रक्षा करना। क्या? शाही दरबार के शान शौकत एवं मर्यादाओं की
रक्षा करना ये किसका काम था? ये बारबक का कार्य था। इसके बाद एक नाम आता है अमीर ए हाजिब। इसके बाद नाम आता है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब जो है, सुल्तान से कौन भेंट करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है, इसको तय करना, साथ ही साथ जो भेंट कर रहा है उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? मुलाकातियों की जांच परख। सुल्तान से जो भी मुलाकाती दरबार में मिलने जाते थे या भेंट करते थे, उसकी जांच पड़ताल कौन कर रहा है? अमीर हाजिब करता था। साथ ही साथ सुल्तान से निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों और जनता के बीच में क्या करता है? मध्यस्थता करता है। क्या? सुल्तान से किसका? निम्न पदाधिकारी जो होते थे, निम्न पदाधिकारियों के बीच में क्या करता था? सेतु का काम करता था। यह जो है सेतु का काम करता था। इसके बाद एक नाम आता है अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार। ठीक है, अमीर ए शिकार, इसका जो कार्य होता था, सुल्तान शिकार पर जब जाता था तो उस शिकार की पूरी व्यवस्था कौन करता था? अमीर ए शिकार। सुल्तान के शिकार करने की पूरी व्यवस्था करना, ये किसका काम था? अमीर ए शिकार का कार्य था। इसके बाद आप देखेंगे अमीर ए मजलिस। अमीर ए मजलिस। अमीर ए मजलिस। अमीर ए मजलिस ये क्या करता था? मजलिस में समझ जाइए, अमीर ए मजलिस, मजलिस में समझ जाइए क्या? जलसा, राज दरबार के या राज दरबार में होने वाले उत्सवों और दावतों का प्रबंध करता था। किसका? राज दरबार में होने वाले उत्सवों एवं किसके? उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध करना किसका काम था? अमीर ए मजलिस का। इसके बाद आप देखेंगे अमीर ए मजलिस के बाद एक नाम आता है सदर ए जहांदार। क्या? सदर ए जहांदार। सदर ए जहांदार। सदर ए जहांदार का काम क्या था? इस सुल्तान के जहांदार मतलब शाहजहां, जहां सुल्तान के क्या थे? जितने सैनिक होते थे, सुल्तान के सैनिक मीन्स उनके अंगरक्षक, उनके सिक्योरिटी अफसर। क्या? उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास थी? अंगरक्षकों का। ये मेन था, ये क्या था? ये चीफ था, अंगरक्षकों का चीफ है ये। मतलब कि अंग रक्षकों का प्रमुख। सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रमुख कौन था? सदर ए जहांदार। ये जो है सुल्तान के
जो सुरक्षा घेरा होता था उसका क्या था, ये प्रमुख था। इसके बाद एक नाम आता है अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर ये क्या था, ये अश्वशाला या अस्तबल या अश्वशाला, अश्वशाला कहीं कहीं लिखा रहता है अस्तबल। अस्तशाला या अश्वशाला या अस्तबल का क्या था, प्रमुख था। जितने घोड़े जो अश्वशालाएं थी उनका प्रमुख कौन था, अमीर ए आखूर। ठीक है, अमीर ए आखूर के बाद हम लोग देखेंगे साहना ए पील। ठीक है, साहना ए पील। साहना ए या सहाना, सहाना ए पील। सहाना ए पील क्या था, सहाना ए पील हस्तिशाला मतलब हाथियों का, हाथी जहां हाथियां रहती थी, जितनी हाथियां शहर में उस सुल्तान के राज्य में होती थी या सैनिक सेना में युद्ध में शामिल होती थी, उन हाथियों का हस्ती अध्यक्ष कौन था, हस्तिशाला का अध्यक्ष शाहना ए पील होता था। क्या, हस्ती शाला का सुल्तान के हस्तिशाला का जो है प्रमुख कौन होता था, शाहना ए पील। शाहना ए पील के बाद एक नाम आता है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। दीवान ए दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान ये क्या था, यह दासों या गुलामों का विभाग था। ठीक है, यह जो है दासों या गुलामों, दासों या इसी को कह सकते हैं गुलामों का विभाग था। इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और पूरे दिल्ली सल्तनत में, ध्यान दीजिएगा, पूरे दिल्ली सल्तनत में दीवाने बंदगान जो है 2008 में पूछा गया है प्रीलिम्स में, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसके दरबार में, जिसके राज्यकाल में सबसे ज्यादा कौन थे, दास थे। तो किसके, फिरोज शाह तुगलक। कितना, 1,80,000। कितना, 1,80,000 दास जो है इसमें थे, दीवाने बंदगान में। ये दासों का विभाग था। इसके बाद एक नाम आता है दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, यह जो है यह पेंशन विभाग का प्रमुख था। यह पेंशन विभाग था। यह जो है क्या था, पेंशन विभाग का प्रमुख होता था। कौन, दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग का प्रमुख होता था। इसके बाद एक नाम आता है, क्या आता है, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, यहां लिख देता हूं, दीवान ए खैरात। दीवान ए
इसकी स्थापना कौन करा था? दीवाने खैरात जो है, ये दान खैरात में आप जानते हैं, हम लोग तो आम भाषा में बोलते हैं कि कहा भैया खैरात देता है, तो दीवान खैरात ये जो है दान विभाग का अध्यक्ष था। दीवाने खैरात या दीवाने खैरात, इसकी स्थापना कौन की थी? इसकी भी स्थापना जो है फिरोज शाह इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन प्रांतीय एवं स्थानीय शासन। ठीक है। अभी तक तो क्या था? एक केंद्रीय शासन, एक टोटल केंद्रीय है जो राजा के नजदीक है। ठीक है। ये जितने भी विभाग हैं इस पर डायरेक्ट जो है किसका? राजा का हस्तक्षेप हो रहा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो प्रांत में जो प्रांतीय एवं स्थानीय शासन था, प्रशासन था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्या? कि सल्तनत कालीन शासन प्रणाली या प्रशासन प्रणाली, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब ना के बराबर। ठीक है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से, बहुत ध्यान से मन लगाकर देखिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन गलत होता है तो फिर सिलेक्शन रुकने लगता है। ठीक है। तो हम इसके बाद देखेंगे कि सल्तनत कालीन प्रांतीय एवं स्थानीय शासन। ठीक है। सल्तनत कालीन प्रांतीय एवं स्थानीय शासन या प्रशासन। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि शासन सुविधा की दृष्टि से, या ऐसा कह सकते हैं सुल्तान अपनी सुविधा की दृष्टि से सल्तनत को अनेक प्रांतों में विभक्त किया था। सल्तनत जो था वो अनेक प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों को क्या कहा गया? प्रांतों को कहा गया इक्ता। क्या कहा गया? इक्ता। इक्ता। और यहां जो प्रांतपति होता था, क्या कहे? उसे कहा गया इक्ता। इक्तादार। ठीक है। इक्ता कहा जाता था। अवध, बिहार, बंगाल, बदायूं, लाहौर आदि उस समय के प्रमुख प्रांत थे, और प्रांतों का जो प्रशासन था प्रांतपतियों द्वारा चलाया जाता था, या वहां के जो सूबेदार नियुक्त होते थे, प्रांतपति नियुक्त होते थे, उन्हीं के द्वारा वहां की शासन प्रशासन प्रणाली चलाई जाती थी। जिनकी नियुक्ति स्वयं कौन करता था? जिनकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था। किसकी? प्रांत इक्तादार की या प्रांतपतियों की नियुक्ति स्वयं कौन करता था? सुल्तान करता था। अब आप देखेंगे कि वह अपने प्रांत में शांति व्यवस्था तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होता था, तथा सुल्तान की तरह वह अपने प्रांत में क्या था? प्रमुख था। कौन? इक्तादार जो है अपने प्रांत का क्या होता था? प्रमुख होता था। किसकी तरह? सुल्तान की तरह। और सारे अधिकार सुल्तान की तरह वहां पर सारे अधिकार का प्रयोग भी करता था। तथा प्रांतपति को, मैंने बताया प्रांतपति को क्या कहा जाता था? कहीं कहीं बोला जाता था मुफ्ती। क्या? कहीं कहीं मुफ्ती, कहीं कहीं मुफ्ती बोला जाता है, तो कहीं कहीं क्या? नाजिम। नाजिम तो कहीं कहीं क्या? नायब सुल्तान। नायब सुल्तान तो कहीं कहीं केवल नायब। ठीक है, कहा जाता था। कालांतर में आप देखेंगे
कि सल्तनत का बहुत विस्तार हो गया था, इसलिए शासन की सुविधा हेतु प्रांतों को क्या किया गया था, अनेक जिलों में बांट दिया गया। प्रांतों को क्या किया गया था, अनेक जिलों में बांट दिया गया था, अनेक जिलों में। अब प्रांत है, प्रांत के बाद क्या आ गया, जिला। अब जिले को क्या कहा जाता था, जिले को सिक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। ये अभी 2012 में ये पूछा गया था यूपीपीएससी में कि सिक कौन होता था, सिक कौन होता था, तो कौन था, सिख जिले। प्रांत, प्रांत के बाद जो बांटा गया सिख, जिले को क्या कहा गया, सिख। और यहां का यहां जो राज करता था क्या था, वो सिखदार था। वो क्या था, सिखदार। ठीक है, जो इक्तादार हो गया, सिखदार। ठीक है, अब आप देखेंगे उसे क्या कहा गया, सिख कहा गया, और इस पर जो राज कर रहा है उसे कहा गया सिखदार। सिख का प्रमुख क्या होता था, सिखदार होता था, जो प्रायः क्या होता था, एक सैनिक पदाधिकारी होता था। क्या होता था, एक सैनिक पदाधिकारी जो है होता था। उसकी सहायता के लिए अनेक जो है क्या होते थे, इसकी सहायता के लिए अनेक कर्मचारी होते थे। किसकी सहायता के लिए, सिखदार की सहायता के लिए। सिखदार की सहायता के लिए अनेक कर्मचारी जो है होते थे। और आप देखेंगे शासन की सुविधा है तो सिख को क्या किया गया था, शासन की सुविधा हो तो सिख को अनेक, मतलब जिले को अनेक क्या किया गया था, परगनों में बांट दिया था। अनेक परगनों में बांट दिया गया था। अब आप देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत को क्या किया गया, बड़ा हो गया तो प्रांतों में बांटा गया। फिर प्रांतों से चूंकि राज्य नहीं किया जा सकता, दूरी पड़ रही थी, किसमें बांटा गया, जिले में बांटा गया। जिले के बाद तब भी ऐसा माना जाता है कि प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही थी, तो क्या किया गया, फिर जिले को बांटा गया परगनों में, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे आमिल कहा जाता था। परगनों को हम लोग उस समय दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था, आमिल। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा, एकदम आप ध्यान दीजिएगा। और उसको क्या कहा जा रहा, आमिल होता था। अब आप देखेंगे कि एक इतिहासकार है, कौन, अफीफ। एक इतिहासकार है अफीफ। अफीफ महोदय कहते हैं दो आब क्षेत्र में कुल मिलाकर 55 परगने थे। कितने, दो आब क्षेत्र में, दो आब क्षेत्र में कुल मिलाकर कितने थे, 55 परगने। मतलब कि क्या, आमिल। परगना तो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन आमिल आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आमिल जो है दिल्ली सल्तनत का अरबी शब्द माना जा सकता है। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ये आमिल होता था, आमिल के अतिरिक्त जो है परगने में मुशरिफ, आमिल के अतिरिक्त परगने में और कौन होता था, मुशरिफ। अब मुशरिफ का काम क्या है, मुशरिफ क्या करता था, मुशरिफ केवल लगान निश्चित करता था। यह जो है परगना में आमिल के अलावा एक अन्य अधिकारी होता था जिसका कार्य होता था क्या, लगान निश्चित करना। लगान का निर्धारण करना मुशरिफ का कार्य होता था। और आप देखेंगे कि एक परगने में अनेक गांव होते थे,
एक परगने में क्या अनेक क्या होते थे, गांव होते थे। एक परगने में अनेक गांव होते थे। गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई है। शासन की सबसे छोटी इकाई, गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव में पंचायत द्वारा सभी विवादों का निपटारा हो रहा है। किसके द्वारा? पंचायत द्वारा। पंचायत द्वारा जो छोटे मोटे विवाद हैं उसका निस्तारण जो है पंचायत के माध्यम से किया जाता था। आप देखेंगे कि गांव में चौकीदार, पटवारी, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन? चौकीदार, चौकीदार, पटवारी, खूत, चौधरी, खूत, चौकीदार, पटवारी, खूत, चौधरी और क्या? मुकद्दम। मुकद्दम ये जो है क्या थे? ये सब जो है गांव के अधिकारी होते थे। क्या थे? गांव के अधिकारी होते। इसमें से आज भी आप चौकीदार का नाम सुनते होंगे कि भैया गांव के चौकीदार हैं। पटवारी का नाम, लेखपाल का नाम सुनते होंगे, चौधरी का सुनते होंगे। लेकिन ये दो नाम, परीक्षा में यही दो नाम पूछ लिया जाएगा, क्या? खूत और मुकद्दम। तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, करीब ये कौन है, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये जो है गांव का, जो गांव बटे थे, परगने को गांव में बांटा गया था, आमिल को गांव में बांटा गया था। उस गांव में चौकीदार, पटवारी, खूत, चौधरी, मुकद्दम ये अधिकारी जो है क्या करते थे? रहते थे। और ग्राम प्रशासन में सुल्तान, देखिएगा, और इस प्रशासन में यहां जो है सुल्तान का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप जो है गांव में सुल्तान का नहीं होता था। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग बता देंगे सुल्तान गांव में हस्तक्षेप नहीं करता था। अरे भाई क्यों नहीं करेगा? उसी के सल्तनत में गांव है हस्तक्षेप, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करता था। ठीक है, मतलब कि सीधे हस्तक्षेप नहीं करता था। जितने पदाधिकारी होते थे उसी के तो होते थे भाई। इक्ता प्रांत है, प्रांत का पदाधिकारी कौन है? इक्ता, सूबेदार, ये सब इक्तादार होते थे। फिर इक्ता को, प्रांत को किस में बांटा? जिले में बांटा, वहां सिख और सिकदार उसी के आदमी है। फिर जिले को हमने किस में बांटा? परगने में बांटा, आमिल और मुशरिफ उसी के हैं। फिर गांव में इन्हीं के अंडर में थे हैं चौकीदार, पटवारी, खूत, चौधरी, मुकद्दम। तो डायरेक्ट हस्तक्षेप जो है सुल्तान का नहीं होता था। ठीक है, गांव में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आप आगे देखेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन सैनिक प्रशासन। सल्तनत कालीन सैनिक प्रशासन। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत सैनिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन, सल्तनत कालीन सैनिक प्रशासन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था मुख्यतः किस पे आधारित थी? मुख्यतः जो है ये जो है सैनिक शक्ति पे। सारी व्यवस्था, प्रशासन की सारी व्यवस्था किस पे? सैनिक शक्ति पे अधिकारी थी। जितनी मजबूत सैनिक शक्ति थी उतने ही मजबूती से शासन कर सकते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में यह सल्तनत कालीन जो है व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सबसे मुख्य भूमिका अगर कोई निभाता था तो सैनिक निभाते थे। सैनिक शक्ति ही वहां की मुख्यता जो है सैनिक शक्ति पर आधारित थी। सुल्तान की सेना में 4 प्रमुख प्रकार के सैनिक होते थे। कितने? 4।
4 प्रकार के सैनिक। कौन कौन? ये 4 प्रकार के सैनिक कौन होते थे? पहला, सुल्तान द्वारा रखे गए अस्थाई सैनिक। सुल्तान द्वारा रखे गए अस्थाई सैनिक, ये क्या होगा? पहला। दूसरा आप देखेंगे, पहला तो ये अस्थाई सैनिक है जो सुल्तान के द्वारा रखे गए। दूसरा, सरदार तथा प्रांताध्यक्षों, सरदार तथा प्रांताध्यक्षों द्वारा रखे गए अस्थाई सैनिक। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा आप देखेंगे, युद्ध के समय भर्ती किए गए। तीसरा, युद्ध के समय भर्ती किए गए अस्थाई सैनिक। ठीक है, युद्ध के समय भर्ती किए गए अस्थाई सैनिक। तथा चौथा होते थे कौन? चौथा होते थे जिहाद। चौथा होते थे जिहादी या जिहाद। ये क्या करते थे? ये धर्म युद्ध लड़ने वाले, क्या ये जो है धर्म युद्ध जिहाद लड़ने वाले क्या थे? ये थे स्वयं सेवक। स्वयं सेवक। ठीक है, ये जो है क्या थे? ये 4 जो है सैनिक प्रशासन में 4 थी जो सुल्तान की देखरेख में थे। ठीक है, इन्हें जो है लूट के माल में, इन लोगों को जब हम आक्रमण कहीं करते थे और उस पर विजय प्राप्त करते थे तो वहां से जो धन, अकूत धन संपदा लूटी जाती थी, उसको इसे जो है क्या करते थे? लूट के माल में इन लोगों को हिस्सा दिया जाता था, जिसे क्या कहता है? खुम्स। पहले 1/5 था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह जो है 4/5 जो रखा गया। कहां? राजकोष में 1/5 दिया गया। लेकिन इसके पहले 4/5 बांट दिया जाता था, 1/5 शाही कोष में रखा जाता था। ठीक है, खुम्स होता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन जो सेनाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सल्तनत कालीन सेनाएं कैसी हुआ करती थी। लेकिन इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इससे लाभान्वित हो सके। हाँ, एक निवेदन इतना है कि अगर कहीं भी कुछ आप लोगों के समझ में गलतियां आ रही हों कि यहां सर ने गलत बता दिया है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग शेयर करें, जिससे कि मैं देख के उसको दुरुस्त कर सकूं। लेकिन जितने भी कंटेंट मैं दे रहा हूं सब एनसीईआरटी बेस पर है, एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है, तो यहां कमियों का या गलती का चांस ना के बराबर है, लेकिन गलती हो सकती है, इसलिए आप लोग जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।